This is chapter number 14. We are discussing the different ways of financing through Islamic modes, and banks are basically using these modes as a different and convert them into different products for the use of the customers. The chapter number 14 is talk about salam or salam, and what I have done for the quick review, I have already highlighted the important things. Salam में है क्या? In Salam, the seller undertakes to supply specific goods to the buyer at a future date. फ्यूचर में डिलीवरी होनी है, बट अभी क्या हो रहा है? इन एक्सचेंज ऑफ एडवांस प्राइस फुली पेड एट स्पॉट। मुझे आज से 6 महीने बाद कोई चीज़ चाहिए और सेलर उसको आज से 6 महीने के बाद बना के देगा। मैं आज उसको स्पेसिफिकेशंस के साथ, डिलीवरी की डेट के साथ और प्राइस के साथ उसकी सारी पेमेंट कर देता हूँ। तो इस चीज़ को आप कहते हैं सलाम। द पेमेंट एट स्पोर्ट्स बट द सप्लाई परचेज गुड्स इज डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब है बाद में मिलेगी। दिस इज सलाम। मिसाल के तौर पे आजकल गंदम की कास्ट जो है वो कट रही है और मैंने अगली फसल लगानी है, लेकिन दरमियान में मेरा और खर्चा भी है। मैंने चावल लगाने हैं या मैंने गन्ना लगाना है या मैंने कुछ और चीज़ लगानी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। अभी जो पैसे मिलेंगे वो मुझे कहीं और लगाने पड़ जाने हैं, और अगला बीच में टाइम पे नहीं लगाऊंगा तो मुझे अगले 4-5 महीने के बाद जो है वो आउटपुट नहीं मिलेगी। तो मैं एक तरीकाकार ये है कि कन्वेंशनल बैंक के पास जाता हूँ, कहता है जी आप पैसे बताएं। वो कहते हैं जी आप कहते हैं जी 10 लाख रुपए चाहिए। वो कहते हैं 10 लाख के ऊपर कैबर प्लस 4%, 11% का आपका इंटरेस्ट रेट है, ये 10 लाख रुपए पकड़े, सिक्योरिटी दे और पैसे ले जाए। दिस इज़ हराम, बिकॉज हमने रिटर्न को फिक्स कर दिया और वो सूद की शक्ल में आ गया, हम नहीं कर सकते ना। अब हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में जाते हैं। तो अभी क्या होता है, आप बैंक के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि आज से महीने बाद मैं पैडी क्रॉप या मुंजी लगाऊंगा, चावल लगाऊंगा, और जो तकरीबन 5 महीने के बाद तैयार हो जाएगी और उसकी एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो इतनी हो सकती है। तो क्यों ना आप मेरे से अभी उस चावल की काश को जो है वो खरीद लें। तो व्हाट इज हैपनिंग, सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स टू बायर एट फ्यूचर डेट। आप फ्यूचर के ऊपर जाके जो है वो गुड्स देंगे, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो अभी ले लेंगे। इन शॉर्ट हुआ क्या, आपने सूद को अवॉइड कर दिया और अभी अपनी सारी प्रोसीड्स कुछ को क्या है एडवांस के अंदर जो है वो सेल कर दिया। तो डेफिनेटली आप जो है वो अपनी सारे फैक्शन फिगर्स को सामने रखते हुए ही उसको बाय या सेल करेंगे। अब आगे चलते हैं, इसका मकसद क्या है। वेरी स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा, फाइनेंस द एग्रीकल्चर सेक्टर। जहाँ पे प्रोड्यूस बाद में आती है, यानी आपकी फसल पक के बाद में आती है, लेकिन आपको शुरू में खर्चा चाहिए होता है, तो आप शुरू में उसको बेच देंगे। और हो सकता है देखिए, आपकी जो काश्त के ऊपर खर्चा होता है वो सारी की सारी प्रोडक्शन से उतने पैसे नहीं आते, प्रोडक्शन से उससे ज़्यादा पैसे भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गंदम की बात कर ले तो इस साल बम्पर क्रॉप हुई है और एवरेज जो है वो 50 से 55 मन फी एकड़ जो है वो आउटपुट आई है। लेकिन 50 से 55 मन आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि इतने ही पैसे लगते हैं उसको प्रोड्यूस करने में। 1800 रुपये की मन है, हम कह लेते हैं 50 मन तकरीबन निकल रही है, तो ये तकरीबन तकरीबन 90,000 रुपये बन जाता है। हम कहते हैं जी 90,000 रुपये जो है वो उसकी आउटपुट आई है, यानी 90,000 रुपये की 1 एकड़ से गंदम निकली है। लेकिन शायद आपकी कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपये होगी। तो आपको तो चाहिए वो पैसा जो आपने उस गंदम को उगाने के लिए अभी खर्च करना है, या अगले 1-2 महीने में पानी लगाने के लिए और उसके ऊपर फर्टिलाइज़र लगाने के लिए और एंटी जो आपकी मेडिसिन है उसके लिए। तो आपको 60,000 रुपये 90,000 रुपये नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी आउटपुट का अंदाज़ा लगाते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें 1 एकड़ की ही आपके पास गुंजाइश है, आपके पास ज़मीन का टुकड़ा इतना ही है। तो आप कहते हैं जी ठीक है, मुझे आप 40,000 रुपये का लोन चाहिए और आप मेरे से अभी 40,000 रुपये की जो है वो गंदम खरीद लें। और लेट सपोज वो तकरीबन 22-23 मन की कीमत बनती है। तो आज आपने अपनी 22-23 मन की गंदम बेच दी हुई है और उसके पैसे अभी रिसीव कर लिए, लेकिन आपकी एक्चुअल आउटपुट जो है वो तकरीबन 50 से 55 मन की है। तो बेसिकली आपने अपनी कॉस्ट कवर करने वाला पोर्शन बेच दिया है। तो जैसे ही फसल तैयार होगी तो प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होगा
कि बैंक आएगा और 22-23 मन जो है वो गंदम उठा के ले जाएगा। प्रैक्टिकली होता क्या है? होता ये है कि अभी आपने अपनी प्रोड्यूस को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी टाइम आप अपनी प्रोड्यूस को या बैंक उस गंदम को फ्यूचर में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। एक तरफ आपने बेचने का सौदा किया, वो बैंक की मलकियत बन गई आज, और आज बैंक उसको किसी और को बेच देता है। वो आप भी हो सकते हैं, यानी वो आप भी उसको खरीद सकते हैं। और होगा क्या कि 6 महीने बाद गंदम आ गई, बैंक कहता है जी आपने मेरे से 40,000 रुपये की गंदम जो है वो मुझे बेची हुई थी, तो आप कहते हैं कि ठीक है, आप इस तरह करें, मुझे ये 50,000 रुपये की अभी बेच दें। तो बैंक को क्या होगा, 40 के पैसे उसने दिए आज से 6 महीने बाद, और वही गंदम कागज़ों के अंदर बेच के उसने 50,000 रुपये वापस ले लिया। बैंक को अपना 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, कस्टमर को अपने राइट टाइम के ऊपर फाइनेंसेस मिल गए, और दरमियान में इंटरेस्ट का फैक्टर भी ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सलाम। So what it said, that Holy Prophet allowed them to sell their agricultural products in advance. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसकी ज़रूर इजाज़त है, तो लिहाजा हम जनरली वो चीज़ जो एग्जिस्ट ना करती है उसकी सेल परचेज प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर इट इज़ अलाउड। ना होता क्या, टू मीट द नीड ऑफ द ट्रेडर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस अंडर सलाम, इट इज़ अलाउड टू सेल गुड्स इन एडवांस so that after receiving the cash price they can easily undertake the forward business. Salam is beneficial to seller as receives the price in advance and is beneficial to the buyer also. Normally the price of salam is lower than the price of spot sales. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सलाम के ऊपर क्योंकि आप अभी अपनी चीज़ों को बेच देते हैं तो पैसे अभी मिल जाते हैं आपको, तो आपका ये फ़ायदा है। और ख़रीदने वाले को ये फ़ायदा है कि उसको अभी चीज़ें ख़रीदने के ऊपर सस्ती मिल जाती है, और बाद में शक हो सकता है उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाए, तो उस वजह से आपको फ़ायदा हो जाता है। तो दोनों फ़ायदे में रहते हैं। द परमिसिबिलिटी ऑफ सलाम इज़ एक्सेप्शन। सलाम जो है वो जनरल प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता, आप उसको एक्सेप्शन के तौर पे ही यूज़ करेंगे। और एक्सेप्शन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए आप उसको यूज़ करेंगे, किसी और पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन क्या है, बायर पेज द प्राइस इन फुल, आप पूरी कीमत अदा करेंगे एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द सेल, जब सेल हो रही होगी। Inception the fulfillment, it will be tantamount the sale and debt against the debt which is expressly prohibited. अगर आप सेल पेमेंट नहीं करते तो इसका मतलब है आप जो है वो पेमेंट नहीं की, तो वो एक किस्म का उधार हो गया। तो उधार के ऊपर आप उधार ले रहे होंगे तो वो एक किस्म का सूद बन जाएगा, जो कि मना किया गया है। और बेसिकली सलाम है क्या, इंस्टेंट नीड्स को पूरा करने के लिए, कि आज आपने चावल की काश्त करनी है, आज आपने गंदम की काश्त करनी है, तो आपको भी पैसा चाहिए। इसी वजह से आपको अभी पूरी की पूरी पेमेंट करनी है। अगर आप पूरी पेमेंट नहीं कर रहे इस टाइम पे, तो उस बेचारे का फ़ायदा, जिसकी आप सेल प्रोड्यूस को ख़रीद रहे हैं, उसके पास तो पैसे की कमी की वजह से वो आपको भी बेच रहा है। अदरवाइज़ उसके पास पैसा होता तो वो इंतज़ार करता जब फसल तैयार होती, जब तैयार होती तो उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती, तो तब जो है उसको ज़्यादा फ़ायदा था। देन only those goods can be sold through salam contract in which the quantity and quality can be exactly specified. और उसको स्पेसिफाई करने का तरीकाकार क्या है, साइज, वेट एंड देयर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। उन चीज़ों का जिनका नहीं हो सकता उसके लिए सलाम नहीं हो सकता। आप गंदम की क्वालिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी को वेरीफाई कर सकता है, कब गंदम कटेगी उसके बारे में। ये नहीं है कि गंदम लगी हुई है जी, इस साल तो गंदम लगी नहीं। आपको पता है 6 महीने के बाद गंदम आ जाती है, आपको पता है अप्रैल के एंड पे और मई के अंदर आपको गंदम की सारी प्रोडक्शन मिल जाती है। देन Salam cannot be affected on a particular commodity or for a product, particular field or farm, supply of wheat or particular field or fruit of particular, since there is a possibility that the crop may get affected and destroyed before delivery, and given such possibility, the delivery remains uncertain. ऑल डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपने डिटेल लिखनी है जब आप बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे। इट इज नेसेसरी दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज एग्रीड अपॉन एब्सोल्यूट टर्म्स। आप ये नहीं कहेंगे जी एक किले से आने वाली जो है वो चावल की काश्त मैं ख़रीद रहा हूँ एडवांस में, या एक किला यानी 1 एकड़ से आने वाली गंदम की काश्त जो है मैं ख़रीद रहा हूँ। नो, यू विल से इतने मन, इतने किलोग्राम, इतने टन, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो वेरी कर सकती है। हो सकता है जिस एकड़ की आपने सेल करनी हो वो साढ़े का साढ़ा एकड़ ही ख़राब हो जाए। इस वजह से आप क्वांटिटी को स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जैक्ट डेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये चीज़ भी मेंशन करेंगे। देन
ऐसी चीज़ें जो कि स्पॉट के ऊपर मिलती हैं या बिकती हैं, फॉर एग्जांपल सोना, इन चीज़ों के लिए सलाम नहीं हो सकता। यानी आप कहते हैं कि जी अभी मेरे से आप सोना खरीद लो, लेकिन मैं सोना आपको 6 महीने के बाद दूंगा। बेसिकली सलाम है तो यही कि आप अभी चीज़ें खरीद लेते हो, डिलीवरी बाद में होती है। तो ऐसी चीज़ें जो कि स्पॉट के ऊपर बिकती या खरीद होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आप जो है वो सलाम नहीं कर सकते। The commodity for salam contract should be available in the market at the time of delivery. This view is as per rulings of Shafi, Maliki and Hanbali school of thought. Delivery के लिए available हो सकती है और delivery के लिए available तब भी होगी जब वो तैयार हो जाएगी. Then at the time of delivery, the time of delivery should be at least 15 days to 1 month from the date of agreement. आप 1 महीना या 15 दिन की, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। ऑब्वियसली गंदम की कास्ट है उसको ज़्यादा देर लगती है। इसी तरह यहाँ पे एक्सेप्शन बता दिए, जैसे हनफी फेक के अंदर है, डिड नॉट स्पेसिफाई एनी मिनिमम पीरियड फॉर द वैलिडिटी ऑफ सलाम। कम से कम टाइम पीरियड कोई नहीं, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देन सिंस प्राइस इन सलाम इज जनरली लोअर, जब आप इनिशियली खरीदते हैं तो वो सस्ती होती है चीज़, बाद में महंगी हो जाती है, तो जो डिफरेंस आता है प्राइस का, दैट बिकम्स अ प्रॉफिट, जो कि बैंक उसको खरीदता है। बैंक सिक्योरिटी भी मांग सकता है इन केस ऑफ सलाम। आपसे कहा जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा, अगर आप प्रोडक्ट नहीं देते तो कौन देगा। तो इस पर्पज़ के लिए यू बैंक कैन आल्सो आस्क फॉर अ सिक्योरिटी। द सेलर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मस्ट डिलीवर कमोडिटीज and not the money to the buyer, would have established a specific cell for dealing in commodities. तो आप टेक्निकली तो बात ये करेंगे आपने, क्योंकि गंदम खरीदी आज से 6 महीने बाद की, या चावल खरीदा है, तो सेलर जो है वो पैसे वापस नहीं करेगा बल्कि कमोडिटी देगा। और अब कमोडिटी की प्राइस ऊपर होगी या नीचे होगी, उससे सेलर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने वो कमोडिटी बेच दी हुई है। चाहे बायर को नुकसान हो रहा है, चाहे बायर को लॉस हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी हिज और हर हेडेक। बेनिफिट्स क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है? कहते जी यहाँ पे आप पैरेलल बाय या सेल करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, आफ्टर परचेजिंग कमोडिटी बाय द वे ऑफ सलाम, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन सेल इट थ्रू अ पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम। आपने उसी शख्स को, आप मैं दोबारा इस एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपके पास आता हूँ और आपसे कहता हूँ मुझे 40,000 रुपये चाहिए। आप कहते हो आप मुझे 40,000 रुपये की गंदम दे दो। गंदम कहते हो मेरे पास अभी नहीं है, गंदम कब होगी जी? 6 महीने बाद। आप कहते हो ठीक है जी, ये 40,000 रुपये पकड़ो और 2,000 रुपये मान के हिसाब से 20 मान गंदम आपने 6 महीने बाद मुझे दे दिया। मैं आपको 40,000 दे देता हूँ। अब उस गंदम का मालिक मैं बन चुका हूँ एज अ बैंक। मेरे पास एक रसीद आ चुकी है जिसके ऊपर मेरे पास 20 मान की गंदम की डिलीवरी आनी है 6 महीने के बाद। मैं उसी गंदम को दोबारा आपको भी बेच सकता हूँ और कहता हूँ कि आप आपके पास आता और कहता हूँ यार ये देखो मेरे पास 20 मन की गंदम आनी है 6 महीने के बाद 2,000 रुपये मन के रेट से, आप मेरे से कितने की खरीद लोगे? आप कहते हैं जी मैं 2200 की खरीद लेता हूँ। तो उसी वक्त आप ही को मैं, जिसने मुझे गंदम प्रोवाइड करनी है, आप ही को मैं सेल कर देता हूँ 2200 रुपये की, और कहता हूँ कि जी कब आपको मिलेगी? मैं कहता हूँ जी 6 महीने के बाद। जब 6 महीने आएंगे तो होगा क्या? असल में गंदम वहीं पे पड़ी रहेगी। मैंने आपको 40,000 रुपये की सेल की थी, वो 40,000 मैंने आपसे रिसीव कर लिया हुआ था। अब आपने मुझे बेचनी थी वो 200 रुपये, 2,000 रुपये मान के ऊपर 200 रुपये का प्रॉफिट, वो तकरीबन 20 मान की गंदम के ऊपर 4,400 रुपये का प्रॉफिट था। आपने मुझे वो 4,400 रुपये एक्स्ट्रा 4,400 रुपये की जो है वो बेच दी थी, और उस 4,400 में से 40,000 ऑलरेडी मैं आपसे ले चुका हूँ, 4,400 मैं आपको पकड़ाऊँगा। इवेंचुअली गंदम जो है वो एज अ मीडियम यूज़ हो जाती है। और हमने असल में किया क्या? हमने सिंपल एक कमोडिटी को इन्वॉल्व करके उसके अंदर से रिबा के फैक्टर को, इंटरेस्ट के फैक्टर को रिमूव कर दिया। अब इससे और फायदा क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस शैल बी द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो एक फायदा होता है। ऑब्वियसली बैंक जो है वो प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो कमाएगा कैसे? द इंस्टीट्यूशन कैन ऑब्टेन प्रॉमिस टू परचेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। अब लाजमी नहीं उसी शख्स को दोबारा बेचे, आप किसी और को भी बेच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी फार्मर को बेचें जिस फार्मर को आपने फाइनेंस किया है सलाम के थ्रू। कंडीशंस क्या है? वो कहते हैं दो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बैंक जिसमें आपकी गंदम एडवांस में खरीद रहा है, और दूसरा क्या है? इसमें बैंक आपकी गंदम जो है वो एडवांस के अंदर बेच रहा है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे, आप उसको इकट्ठा नहीं जोड़ेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अलहदा अलहदा से सेपरेटली वो ट्रीट किए जाएंगे।
तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हैं उसी तरह ए बी सी करके, जी ए ने ये किया वो किया, आपको पढ़ सकता है। A salam arrangement cannot be used as a buyback facility where the seller in the first contract is also the purchaser in the second contract. बायबैक का मतलब यह है कि आप मैंडेट नहीं करेंगे कि आप सेलर को ही, जो पहले केस के अंदर सेलर है वही दूसरे केस के अंदर बायर हो जाए। आप उसको दे सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे नीचे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की एग्जांपल दी हुई है और उसके साथ उसकी एक सब्सिडरी है कंपनी सी, उसकी एग्जांपल दी है। यू कैन रीड इट योरसेल्फ जो कि आसान सी एग्जांपल्स है। आई एम क्विटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि रिकॉर्डिंग थोड़ी सी छोटी हो जाए, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। देन रिस्क मिटिगेशन के दरमियान में जो प्रॉब्लम आ सकती है इस सलाम के अंदर, डिलीवरी का रिस्क आ सकता है, हो सकता है आपको डिले हो जाए डिलीवरी। तो आप क्या करें, वेट करें कि गुड्स आ जाएं, और अगर नहीं आती तो बैंक कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर इस्लाम प्राइस। आप नई चीज़ें देते, आप बैंक ने आपसे कहा था कि आप मुझे 6 महीने बाद गंदम देंगे और 7वां महीना चल रहा है, तो आप उसको उसके पैसे वापस कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटी रिस्क। गंदम की फसल उस तरह की नहीं आती जिस तरह की होनी चाहिए थी, इन्फीरियर आ जाती है, तो आप फिर प्राइस को कम कर देंगे, डिस्काउंट करेंगे। प्राइस रिस्क, अगर आपको लगता है कि प्राइस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आप पैरेलल सलाम कर दें। जो भी बात हुई कि आप 6 महीने वेट करके गंदम की प्राइस का अंदाज़ा क्यों लगाते हैं, अब अभी से जितने की खरीदी है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके किसी और को बेचते, और जिस किसी और को बेचना है वो वही हो सकता है जिसको आपने पहले फाइनेंस किया, यानी वही फार्मर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। स्टोरेज रिस्क, गोदाम में पड़ी हुई खराब हो सकती है तो उसकी इंश्योरेंस करवाएं, तकाफुल करवा लें। तो दिस इज वेयर यू आर मिटिगेटिंग द रिस्क व्हिच आर अराइजिंग इन द प्रोसेस ऑफ सलाम। This is chapter number 14. If you have any question in chapter number 14, we will discuss it tomorrow. तब तक के लिए अगर कोई आपका फर्दर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।